आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। आज हम बात करेंगे ये जो बिहार में उथल पुथल हुई है, रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट की, उस जो उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर दी है उस पे कि लालू परिवार में आखिर चल क्या रहा है। क्या लालू परिवार में लालू यादव का दबदबा खत्म हो गया है, कंट्रोल खत्म हो गया है? क्या लालू के बेटा बेटी, उनके चारों पुत्र और पुत्रियां जो कि राजनीति में आ चुके हैं, वो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और इसके क्या इफेक्ट आएंगे आने वाले चुनाव में? आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य भाई फ्रॉम जय हिंद विद आदित्य। बिहार की राजनीति में इस समय इस तस्वीर ने एक भूचाल सा ला दिया है। यूं तो बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा ही दिलचस्प है। प्रशांत किशोर के आगमन से जो समीकरण बदल रहे हैं, क्या होगा, क्या प्रशांत किशोर को इम्पैक्ट डाल पाएंगे, इस तरीके के सवाल अपनी जगह उठते ही रहते हैं। मगर दूसरी तरफ जो वेटरन पॉलिटिशियन है लालू प्रसाद यादव, जो उनकी अपनी पार्टी है आरजेडी, उसके अंदर के जो पारिवारिक कलह है वो आजकल सरफेस पे बहुत ज्यादा आ रही है। और अगर वो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं वो बढ़ता रहा, वो जो आपसी द्वेष है, तो क्या आरजेडी पिछले बार की तुलना से भी और खराब प्रदर्शन करेगा और इस रेस से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा? क्या है ये पूरा माजरा? इसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नन्हे पहलवान जी। नन्हे जी और बाबा जी ने बिहार की पूरी यात्रा की थी, तमाम जिलों में गए थे और ग्राउंड की पूरी जो रिपोर्ट है, जो पूरी नब्ज है वोटर्स की, उसको अपने चैनल में पूरी तरीके से कवर किया था। नन्हे जी, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। नमस्ते नन्हे जी, आप लोग की यात्रा। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जी 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 जी। नन्हे जी, आप लोग की यात्रा के वीडियोस तो इतने अमेजिंग थे कि उसके बारे में किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे। बाकी नन्हे जी, इस तस्वीर को लेके इतना बवाल क्यों मच रहा है, और हम इसके बाद एक वीडियो में देखेंगे। इस तस्वीर में जो दिख रहे शख्स, इनका नाम है संजय यादव और इन पे भाजपा ने भी एक वीडियो बनाया है, उसको भी देखेंगे। तो ओवर टू यू नन्हे जी, आपके हिसाब से क्या भाजपा सही है इनको इतना हाईलाइट करने में? क्या ये लालू प्रसाद यादव की पूरी परिवार को तोड़ने में लगे हुए हैं? क्या है इनके नापाक मंसूबे? आदित्य भाई, सबसे पहले तो मैं दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा कि आदित्य भाई का चैनल है जय हिंद विद आदित्य, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राष्ट्रवादियों की आवाजों को बुलंद करते हैं आदित्य भाई। आदित्य भाई, आपने मुझे अपने चैनल पर समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य भाई देखिए, इस फोटो के पहले ना इस पे एक लंबी चर्चा करने की जरूरत है कि ये फोटो डालने की नौबत क्यों आई। भाई, रोहिणी आचार्य आज से इस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नॉन पॉलिटिकल फिगर थी। ठीक है, वो लालू यादव की बेटी होंगी, लेकिन लालू यादव के परिवार में लालू और राबड़ी देवी के बाद बड़ी बहन उनकी हो मीसा भारती, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे तेजस्वी, ये तीन लोग ही एक्टिव पॉलिटिशियन थे। और लालू जी भी सेमी रिटायर्ड हो चुके थे, जेल में थे, उसके बाद बीमार हो गए, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। और राबड़ी देवी तो देखिए शुरू से वो बेचारी, वो तो मजबूरी की पॉलिटिशियन थी। जब लालू जी जेल में थे तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और वो अपने घरेलू कार्यकाज के साथ साथ वो प्रदेश भी संभालने लग गई। अब देखिए, होता पता क्या है आदित्य भाई की पॉलिटिक्स में समीकरण कब बदल जाएंगे इसकी आप इसके बारे में कभी जान नहीं सकते हैं। क्या कभी किसी भाजपा के वोटर ने, कैडर ने या भाजपा के लीडर ने ये कभी सपने में सोचा था कि 2024 में भाजपा 240 सीट पर सिमट जाएगी? लेकिन कुछ छोटे से गलत डिसीजंस, कुछ गलत वादे, या आप कह लीजिए कुछ गलत स्टेप्स हुए। अब वो शीर्ष नेतृत्व की वजह से हुए या जो, तो अब प्रॉब्लम आदित्य भाई कहां हुई है कि आज तक 2024-23 से पहले रोहिणी आचार्य पॉलिटिकल फिगर नहीं थी। लेकिन होता है ना कि जैसे आज तेजस्वी यादव के सलाहकार बने पड़े हैं संजय यादव, तो रोहिणी आचार्य के सलाहकार भी दो चार लोग होंगे। तो उन्होंने रोहिणी आचार्य को एक बात समझाई। आज पूरे बिहार में नहीं, आज पूरी आरजेडी बिहार और बिहार की पॉलिटिक्स पे जो लोग बातें कर रहे हैं वो लोग एक बात कर रहे हैं और सबको ये बात समझ आ रही है कि रोहिणी आचार्य को किसी ने समझा दिया है कि क्योंकि तेज प्रताप अब लीग से बाहर हो चुके हैं, पार्टी से बाहर हैं, परिवार से भी बाहर हो गए हैं, और लालू यादव परिवार के जो मुखिया थे उन्होंने भी अब उनको दरकिनार कर दिया है। तो पार्टी में रोहिणी आचार्य का कद बढ़ सकता है। रोहिणी आचार्य को कुछ लोगों ने ये बात समझाई है। और देखिए भाई साहब, दुनिया में धन, दौलत और ताकत
है। कहते हैं ना ताकत और धन, ये दो चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ना, बाकी चीजें तो इसके साथ अपने आप, बाकी दो चीजें आपके पीछे पीछे खुद आ ही जाती है अगर आपके पास दो चीजें हैं। रोहिणी आचार्य को उनके सलाहकारों ने समझाया कि आज रोहिणी जी आपके लिए पूरे आरजेडी के वोटरों के दिल में, और जो एक फ्लोटिंग वोट होता है उसके दिल में भी आपके प्रति एक चीज है कि जब लालू जी बीमार थे तो यही बेटी काम आई, देख लो दो दो बेटे थे काम ना आए, बहुएं काम ना आई। जब देखिए मैं बताऊं, किडनी जैसा इंपॉर्टेंट अंग है देना है, पर सच में मैं रोहिणी आचार्य की बहुत तारीफ करूंगा इस चीज के लिए। वैसे तो वो किडनी सिंगापुर से खरीदी गई है, वो रोहिणी आचार्य की किडनी नहीं है। आप रोहिणी आचार्य का अल्ट्रासाउंड कराओगे दोनों किडनी इंटैक्ट मिलेगी। लेकिन जैसा कि वो परिवार कहता है कि हाँ भैया रोहिणी आचार्य ने किडनी दी है, तो रोहिणी आचार्य अब उस किडनी का दाम वसूल रही है। अब उसमें दूसरा पॉइंट देखिए कहां आया है। सब जानते हैं कि रोहिणी आचार्य अपने पापा के बहुत करीब हैं, अपने पिता के बहुत करीब हैं। तो रोहिणी आचार्य को ये लगा ना कि ठीक है, तेजस्वी पार्टी चला रहे थे, तेज प्रताप पार्टी चला रहे थे, मीसा दीदी पार्टी चला रही थी, वहां तक सब स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब परिवार में कोई बाहर वाला आपसे ज्यादा बड़ा कद हो जाए, उसकी आपसे ज्यादा परिवार में उसकी से हो जाए, उसकी बातें आपसे ज्यादा सुनी जाने लगे, उसकी बोली हुई बातों पे एक्शंस हो, उसकी बातों को कंसिडरेट किया जाए, उसकी बातों पे चर्चा हो, उसकी बात पे डिस्कशन हो, उसकी बात सुन के डिसीजंस लिए जाएं, तो परिवार के आदमी को जलन होना स्वाभाविक है। रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को बस मैं इतना लेश मात्र मानता हूं कि रोहिणी आचार्य आज उस जलन, उस द्वेष भाव से एकदम, जैसे नहीं अंदर अंदर कुंठा से आदमी जल रहा होता है कि एक बाहरी जो कि महेंद्रगढ़ से आके, हरियाणा से आके आज लालू यादव के परिवार में पूरी पार्टी चला रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा कि मायावती ने अपने जीवन में कभी एक गलती नहीं की। जो गलती तेजस्वी और जो गलती आज अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये गलती मुलायम सिंह यादव ने भी थोड़ी सी की है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी गलती उन्होंने की है। आपको पता है मायावती ने कभी अपनी मर्जी के बगैर टिकट नहीं दिया। अगर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में टिकट देना है तो मायावती देंगी, जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट बांटना है तो मायावती बांटेंगी, अगर एक अदना से चुनाव का भी टिकट बांटना है तो मायावती खुद अपने सामने बुला के मिल के, और जो भी उनकी डीलिंग्स होती थी वो डील खुद करती थी। बाद में उन्होंने इसका जिम्मा दे दिया था रसड़ा से। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक बसपा विधायक है रसड़ा से, बाबू उमाशंकर सिंह, छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शंस वाले। आजकल पूर्वांचल का टिकट और काफी हद तक लखनऊ के आसपास के टिकट वो बांटते हैं, लेकिन मायावती जी से चर्चा करके बांटते हैं कि जी बहन जी ऐसी सी बात है, ये फलाना आया है और इतना पार्टी फंड और ऐसे ऐसे और इसको टिकट दे सकते हैं हम और हमारी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। तो मायावती जी उमाशंकर सिंह की बात मानती है। तो मायावती जी ने सारी जिंदगी जो पार्टी कांशीराम ने खड़ी की, मायावती उसको पीक पे लाई। उसकी कमांड होता है ना कि घर का मुखिया, वो जो घर में जो छड़ी होती है ना, वो हेड ऑफ द टेबल कौन है, घर का हेड कौन है। तो मायावती सारी जिंदगी अपनी पार्टी की कमांड अपने हाथ में रखी, टिकट वितरण अपने हिसाब से किया, मंत्री किसे बनाना है खुद डिसाइड किया, कभी किसी की नहीं चलने दी। यही काम लालू प्रसाद यादव ने किया कि जितने दिन लालू प्रसाद यादव अपने हाथ कमांड में थी, जितने दिन वो शरीर से स्वस्थ थे, जेल में नहीं थे, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है उन्होंने कभी किसी की मतलब बातों को कंसिडर भी नहीं किया और खुद अपने मन से उन्होंने टिकट बांटे। अब मैं आता हूं दूसरे, मुलायम सिंह यादव ने क्या गलतियां की। आज मीसा भारती हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, चाहे रोहिणी आचार्य हो, अब एक चीज स्पष्ट दिख रही है ना कि घर में फूट पड़ चुकी है। ऐसे ही एक बार फूट पड़ी थी मुलायम सिंह यादव के घर में, जो आज तक वो फूट दिखती है शिवपाल यादव के रूप में। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो थोड़ा सा, मैं एक गाना याद आ रहा है मुझे, इस गाने को देखिए भैया, आप लोग जहां जोड़ना है जोड़ लीजिए। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। तो मुलायम सिंह यादव पे ये गाना एकदम सूट करता है। वो थोड़ा दुबई उबई जाने लग गए थे अमर सिंह के साथ, तो दुबई आदमी क्या कराने जाता है आप तो जानते ही हैं, और बॉलीवुड के चक्कर बहुत काटते थे। और मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह की तो चर्चाएं आपको पता है ना, कैसी कैसी वीडियोस ऑडियो लीक हुई है, वीडियोस कह रहा हूं, ऑडियो लीक हुई है। तो मुलायम सिंह यादव थोड़ा लंगोटे के कच्चे हो गए थे, बाद में पहलवान आदमी थे, पहलवान लोग थोड़ा लंगोट के कच्चे हो जाते हैं एक उम्र के बाद। तो मुलायम सिंह यादव लंगोट के कच्चे हो गए। अमर सिंह ने इस चीज को पूरा भुनाया। अमर सिंह ने, आपको याद होगा ना, पूरी पार्टी को लास्ट तक ब्लैकमेल किया कि औकात में रोने भी 1 मिनट में पोल खोल दूंगा। तो अमर सिंह के पास मुझे लगता है कुछ ऑडियोज वीडियोज हैं, पता नहीं वो कैसी वीडियोज है क्या है, वो बात की बातें हैं।
तो जब मुलायम सिंह यादव का चरम था ना, 2002 से 7 हो या 12 से 17 हो, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुलायम सिंह यादव 2002 से 2007 में बहुत बड़े नेता हो चुके थे, राष्ट्रीय स्तर के भी, और प्रदेश में तो मुख्यमंत्री थे। सीएम कार्यालय में मुलायम सिंह यादव अंदर होते थे और अमर सिंह आते थे और बिना किसी रोक टोक में सीधे मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाते थे, उनसे बात करते थे, बैठते थे और चले आते थे। और यही अखिलेश, यही आजम खान और यही शिवपाल यादव चेंबर के बाहर खड़े रहते थे और वेट करते थे कि कब अंदर से घंटी बजेगी तो हमारा नंबर आएगा। और यही मुलायम सिंह यादव, अच्छा अमर सिंह वह था बहुत दुष्ट ठाकुर था, मानना पड़ेगा। जाते हुए ठोकता भी था, अरे का शिवपाल का हाल है बेटा, और अरे आजम का हाल है, अरे अखिलेश क्या हुआ, पापा से मिलना है, जाओ मिल लो, जाओ खा लिया चले जाओ। अच्छा, इनके मजे भी लेता था। उसका कारण क्या हुआ कि इनके परिवार में उस बात से फूट पड़ी। अच्छा, यही बात शिवपाल यादव को और यही बात अखिलेश को महसूस होती थी कि यार हम यहाँ भाई साहब का और पापा के चेंबर के बाहर खड़े हैं और ये आदमी बिना रोक टोक के अंदर जा रहा है। तो वहां ये गलती की मुलायम सिंह यादव ने कि अमर सिंह को वो एक्सेस दे दिया जो उन्होंने शिवपाल को या अखिलेश को नहीं दिया था। अब देखिए 2012 में फिर मुलायम सिंह एक और बहुत बड़ी गलती कर गए। अमूमन तो उस गद्दी पे हक बनता था शिवपाल यादव 2012 वाले चुनाव में, लेकिन मुलायम सिंह यादव पुत्रमोह कहिए, जो मर्जी कहिए, उसमें फंसे और उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। और उसका खामियाजा आज भी मुलायम सिंह यादव भुगत रहे हैं। देखिए, कहावत है, आदित्य भाई आपने नहीं कही है, मैंने नहीं कही है, बहुत पुरानी और हमारे पुरखों ने कही है कि कच्चा घड़ा अगर नदी में तैराओगे तो वो बीच नदी में जाके डूब जाएगा। अखिलेश यादव वो कच्चा घड़ा थे जिसको मुलायम सिंह यादव ने उस गद्दी पे बैठा दिया और अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी डुबो दी। आज मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी गई उतनी बड़ी पार्टी जो कि सर्व समाज की पार्टी थी, पूरा ओबीसी, पूरा अगड़ा पिछड़ा, मतलब सब, सारी हर बिरादरी उसके साथ थी, आज वो यादव प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है। तो मुलायम सिंह यादव ने ये गलतियां भी की थी कि उन्होंने एक बाहरी को अपने परिवार में ज्यादा बड़ी जगह दी और अपने परिवार में भी जो काबिल था उसको जगह न देके, भाई भगवान श्री राम को राजगद्दी न देके भरत को राजगद्दी देने का तो फिर भोगा ना दशरथ जी ने, उनकी जान गई ना, है उनके पुत्र को 14 साल का वनवास हुआ ना, उनके 2 पुत्रों को 14 साल वनगमन करना पड़ा ना। तो दशरथ जी की कुछ गलतियां, तो भाई जब भगवान श्री राम जैसे आदमी को अगर उस गलती का थोड़ा बहुत झेलना पड़ सकता है तो मुलायम सिंह और अखिलेश या मैं और आप तो कुछ है नहीं। अब वापस आते हैं बिहार की राजनीति पे। अब देखिए भैया, संजय यादव के बारे में तो एक बात कही जाती है ना कि बाहरी है। अब संजय यादव की उम्र है 41 साल, रोहिणी आचार्य है 46 साल की। ऐसा सुनने में आता है कि मुलायम सिंह के आवास पे संजय यादव की ज्यादा चलती है, रोहिणी आचार्य की बातें नहीं सुनी जाती है। रोहिणी आचार्य अपने पापा की सबसे लाडली बेटियों में से एक है। रोहिणी आचार्य के ऊपर कोई दाग नहीं है, पॉलिटिकली एकदम क्लीन है उस। और अच्छा, सबसे बड़ी बात पता क्या है, किडनी दी है। सबसे बड़ी बात, रोहिणी आचार्य के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है भैया, मैंने अपने पिता को किडनी दी है। तो रोहिणी आचार्य के अंदर वो कुंठा और वो द्वेष और वो जलन की भावना है। और ये ट्वीट को मैं लेश इतना ही मानता हूं। हाँ, बाकी रह गई, देखिए तेजस्वी फिर वही गलती कर रहे हैं कि आज ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे चुनाव में जितनी भी सीटों पे आरजेडी के कैंडिडेट लड़ेंगे वो सारी की सारी सीटें संजय यादव डिसाइड कर रहा है। कांग्रेस के साथ कैसे डील करनी है, छोटी पार्टियों के साथ कैसे डील करनी है, एक वो विकासशील इंसान पार्टी उसके साथ कैसे डील करनी है, वो सारी डीलिंग संजय यादव कर रहा है। रोहिणी आचार्य को इस बात से भी थोड़ा दिक्कत है और इस बात से तो मुझे भी दिक्कत है कि पार्टी की कमांड कभी अपने हाथों से किसी दूसरे के हाथ में देनी नहीं चाहिए। जी आदित्य जी नंदन जी, इससे एक चीज और ध्यान आती है, जैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में आपने सुना होगा वीके पांडियन जो बीजू जनता दल में जो वहां के पटनायक साहब थे, जनता के दिल में वो उतरे हुए थे, मगर उनके जो राइट हैंड थे, मतलब जो एक तरीके से सारा कंट्रोल कर रहा था, लोगों का कहना था कि भाई इन्होंने ही उनको एक तरीके से वशीभूत करके रखा हुआ है, ये तो केवल अपना साइन कर देते हैं जहां ये बोलता है, और वो तमिलनाडु के हैं। इसी चक्कर में लोगों ने मतलब बिफर गए और भाजपा को मौका दे दिया, बीजू जनता दल का एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। तो क्या इस तरीके का ही कोई रिलेशन हो रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने जैसा कि मेंशन किया कि हरियाणा से आते हैं, भले ही यादव क्यों ना हो, मगर हरियाणा से आते हैं। बिहार में तमाम एक से एक योगी यादव है। तेजस्वी यादव को बस सलाहकार चाहिए ही था, मान लेते हैं, उनकी नीड थी। तो अपने घर से भी किसी को ले सकते थे, या इर्द गिर्द कितने लोग होंगे, क्या उनको केवल भैया भैया कहने के लिए रखा, या क्या सीन है? और देखा जाए तो चुनाव आने से कुछ ही महीने पहले, लगभग 6 महीना पहले ही अगर देखा जाए तो तेज प्रताप जो है, तेजस्वी के जो बड़े भाई हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है।
और उनका भी यही कहना था बार बार कि कोई बाहरी व्यक्ति है जो ये सब कर रहा है। वो भी हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है उनका उल्लेख किया करते थे, कुछ बोलने चाहते थे, खुल के नहीं बोलते थे। अब बीजेपी ने जो वीडियो बनाया, एक बार हम वीडियो में आगे जाने से पहले नन्हे जी मैं चाहूंगा कि एक बार हम ये वीडियो सुना हुए। मैं लेकिन पापा अभी एक सेकंड पार्टी रुकूंगा का आपको। फ्यूचर तो हम ही है हाँ ना। जी, एक सेकंड बताइए जी बताइए नन्हे जी। आपने वो सलाहकार वाली बात की ना, तो मुझे एक बात याद आ गई। आपने गॉडफादर मूवी देखी है या नॉवल पढ़ा है? जी मूवी देखिए। तो जब जब माइकल को सारा काम धंधा सौंप देते हैं गॉडफादर, तो सबसे पहले माइकल क्या करता है कि अपने फादर को अपना सलाहकार बनाता है। कॉन्सिलरी जो बनाता है वो अपने फादर को बना लेता है। अगर तेजस्वी यादव को सलाहकार चाहिए था तो मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव से बड़ा सलाहकार कोई हो सकता था उनके लिए। वो आदमी जिसने राजनीति को घोट घोट के पिया है, उस आदमी से बड़ा जिस आदमी ने 15 साल तक बिहार की गद्दी पे राज किया है, उस आदमी से बड़ा सलाहकार मिलता। मैं लालू यादव की ना एक बात का बड़ा कायल हूं कि इस आदमी को सामने वाले के मुंह से बात निकलवानी आती है। आपको याद है ना कि जब कोalition की सरकार चल रही थी 1999 से 2004 वाली, तो रेल मंत्री के पद के लिए कुछ झगड़ा हुआ था ममता बनर्जी का और नीतीश कुमार, दोनों रेल मंत्री होते शायद। तो ममता बनर्जी ने बोला होगा कि रेल चाहिए थी, तो लालू यादव ने बड़े मजे लिए उस पर। लालू यादव ने ममता बनर्जी के मुंह से जो बात निकला उसे निकलवा ली। उन्होंने क्या बोला, ममता हमारी बहन कितनी बड़ी लीडर है, कितनी सशक्त लेडी है, या है वाह है, रेल मांगा था रेल नहीं दिया। तब तक ममता बनर्जी ने बीच में कह दिया उठ के कि नहीं मांगा था। तो लालू बोले नहीं मांगा था। बोली हाँ नहीं मांगा था। तो बोले नहीं मिलेगा। मतलब अंततः लालू यादव से निकलवा दिया कि रेल नहीं मांगा था तो रेल नहीं। मणि आचार्य को या मीसा भारती को सलाहकार चाहिए तो भैया लालू प्रसाद यादव का जब तक माइंड साउंड है, उनका दिमाग जब तक सही कार्य कर रहा है और वो थोड़ा बहुत भी बोल पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति से बड़ा कौन सा सलाहकार इनको मिल। जी अब वो वीडियो देख लेते हैं एक बार। जी बिल्कुल। नहीं, आपने एकदम सही बात कही कि सलाहकार अगर, और गॉडफादर का रेफरेंस आपने जो इमीडिएट कैच करके दिया वो तो एकदम एग्जैक्ट था। सॉरी, मैं बताना चाहूंगा मेरी तबीयत खराब है काफी दिनों से, तो इसीलिए माय बैड। तो एक बार वीडियो देखते हैं हम लोग कि संजय यादव पे भाजपा इस समय कैसे टारगेट कर रही है, कि इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि भाजपा के आईटी सेल को भी उतरना पड़ रहा है। बोलता है अभी पापा है ना का हम समय है महाभारत में एगो संजय रहे जवन आनर धृतराष्ट्र के आंख बन गई। आज के जमाना में लालू परिवार में हरियाणा से एगो संजय आयल बा जौन तेजस्वी के आंख पर पट्टी बांध ले बा। 25 बरस हो गया हमको ये पार्टी बनाए हुए। लेकिन पापा अभी पार्टी का फ्यूचर तो हम ही है ना। चुप रहो, कुछ भी बोलता है अभी पापा है ना का ठीक है तो कह रहा है, पिता की गद्दी पे बड़ा बेटा ही तो बैठता है। पूरा देख रहे हैं कैसे बड़े साहब बड़े पुत्र का मोह में फंसे जा रहे हैं। हम क्या करें संजय? मैं कुछ कहूं, मुझे भविष्य दिख रहा है। महाभारत में एक संजय ने धृतराष्ट्र को सब दिखाया था। अब तो आप ही हमारे संजय हैं, बताइए। बेदखल। करते हैं प्रबंध। अगला दिन पार्टी तो करेगा, अब ढूंढिए ना किसी को। आज से तेज प्रताप का हमसे हमारी पार्टी से कोनो नाता नहीं है। कोनो नाता नहीं है। कोनो नाता नहीं है। कोनो नाता नहीं है। पूरा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निष्कासित किया गया है। लीजिए मिठाई खाइए, ये खास हरियाणा से मंगवाई है। आज से आप ही पार्टी के माई बाप हैं। और आप हैं हमारे किंग मेकर।
इस वीडियो पे कोई टिप्पणी नंदन जी आपकी, कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो देख के, कि भाजपा को क्यों बनाने की जरूरत लगी होगी, या उन्होंने इस तरीके से कि बस कलेश हो जाए आरजेडी में और बिहार की जो जनता है वो समझ जाए, जो आरजेडी को वोट भी देना चाहती है। कुछ लोग होते हैं जिनको लालू जी का वो जंगल राज शायद पसंद हो, या बेनिफिशियरीज होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, अपने कोर वोटर्स होते हैं, उनके मन में से वो चला जाए कि अब वो चार्म नहीं है यार लालू प्रसाद यादव वाला, कोई बाहर का आके हमें चला रहा है। क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है भाजपा की? सर एक बात बताइए, पिछले दिनों कंट्रोवर्सी हुई थी ना कि भारत के कुछ बहुत बड़े पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक एफआईआर करा दी थी और धरने पे बैठ गए थे। तो बीजेपी ने देखा कितने तुरंत बृजभूषण शरण सिंह से सारे अपने नाते तोड़ लिए, उनका टिकट काटा। बाद में उनके बेटे को टिकट दिया वो अलग बात है, लेकिन पहले उनका टिकट काट दिया था। अब प्रॉब्लम यह है कि सारी बातों के बाद तेजस्वी या हो चाहे या मुलायम सिंह सॉरी लालू हो चाहे अखिलेश हो चाहे मुलायम हो, ये लोग गुंडे बदमाशों से ना अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। अराजकता इनके खून में एकदम सर सनी हुई है। वो आपको वो फिल्म या आपने देखी है वो के मेनन वाली, उसके लिए जो के मेनन वो कोर्ट रूम जो सीन है के मेनन, उसमें कहते हैं कि ये जो है ना इनके खून में सना हुआ है। तो सर वो आरजेडी का जो वो वोटर है ना, के मन में उसके दिलो दिमाग उसकी नस नस में वो अराजकता फंसी हुई है। आप सर इनको उस अराजकता से दूर कर ही नहीं सकते। आपने जो कहा ना, और ये इस वीडियो की जो बात करूं सर, ये वीडियो बहुत परफेक्ट बनाई गई है। सर किसी भी परिवार को बर्बाद करना तो उस परिवार में पहले कलेश करा दो। सर रावण के लिए भी कहा जाता है ना कि रावण तो बहुत बड़ा महायोद्धा था, महारथी था, लेकिन भाई ने ही उसको लगा दिया और खत्म करा दिया। और सर कहीं ना कहीं अगर परिवार में वो भी, अच्छा सर सबसे बड़ी बात पता क्या है, ओकेजन, मौका, टाइमिंग की गेम है सारी। चुनाव सिर पे है और आप आपस में लड़ रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके ऊपर आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट है पल आया हुआ है और आप अपने परिवार में कुत्तों की तरह लड़ रहे हो आपस में। अरे भैया इस लड़ाई को 6 महीने बाद कर लेते, इस चुनाव को बिता लो जैसे मर्जी बिता लो। होता है ना कि अगर बहुत भी कलेश हो, आदमी कहता है अच्छा ठीक है मौके वाली बात है, 10 दिन बाद निपटा लेंगे इस चीज को, 1 महीने बाद कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे। अब रोहिणी आचार्य ने ये उस अतुल राय या जो भी अतुल कुमार है इनके, जो उसको शेयर किया, फेसबुक पोस्ट को उन्होंने शेयर किया, उनको इसको शेयर करने की जरूरत नहीं थी। वो चाहती तो अपने पिताजी से बात करती, माताजी से कर लेती, तेजस्वी से कर लेती, मीसा भारती से कर लेती है, मतलब अपने सबसे पहले उनको परिवार में बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इस पोस्ट को तुरंत जल्दीबाजी की है। उनको इस जल्दीबाजी की जरूरत नहीं थी। अब बताइए, फ्रंट सीट सदस्य के नेता, यार ठीक है भैया होती है, बैठ गया होगा, बैठ जाने तो बैठ सकता है आदमी। लेकिन हाँ, संजय यादव के साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि संजय यादव भी अपने आप को अब बहुत ऊपर समझने लगे। संजय यादव के बारे में तो 2-3 ट्वीट्स मैंने और पढ़े हैं कि अब संजय यादव अपने आप को ये कहते हैं कि तेजस्वी की औकात क्या है, अगर मैं न लो तेजस्वी सवेरे प्रधानी का चुनाव न जीत पाए। संजय यादव के बारे में संजय यादव को भी घमंड हो चुका है और हो जाएगा। जब आप किसी को एक्यूट पावर दे दोगे, एक्सट्रीम पावर दे दोगे ना, तो सर फिर वो ऐसे काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पावर हर एक हाथ में नहीं देते हैं, पगड़ी उसके सिर पे रखो जो पगड़ी का मान जानता हो। किसी गैरू के सिर पे पगड़ी रख दोगे तो वो पगड़ी को उतार के फेंक देगा। पिछले दिनों अखिलेश यादव को देखा था ना, उनको पगड़ी पहनाई थी, उन्होंने ऐसे उतारी, ऐसे उठा के साइड में ऐसे फेंक दिया, पता नहीं क्या उठा के रख दिया। तो सर इसीलिए कहते हैं हर एक के सिर में, हर एक के पैर में पगड़ी नहीं रखी जाती जिसको पगड़ी का मान नहीं पता है। तो रोहिणी आचार्य को अपने परिवार में बात करनी चाहिए थी। कारण सबसे बड़ा है ना कि सर चुनाव सिर पे है, सबसे बड़ी बात है चुनाव सिर पे है इनके। बिल्कुल सही बात है। हाँ नंदन जी, मैं चाहता था कि थोड़ा डिस्कशन हम लोग आप लोगों ने जो आप लोगों ने जो यात्रा की, उन दिनों भी मैं कुछ बिजी चल रहा था तो मैं आप लोग संपर्क नहीं कर पा रहा था, मगर वो यात्रा बड़ी यूनिक थी। जिस तरीके के अनोखे सवाल पूछे आप लोगों ने बिहार की जो आम जनता थी उससे, और पूरा कवर किया उस यात्रा का पूरा, अगर एक बार आप ब्यौरा दे पाए कि क्या उसका पीछे का माइंडसेट था, इतना दूर से जर्नी करते हुए आप लोग आए बिहार में, क्या कवर किया, क्या ग्राउंड से आपने क्या पिकअप किया, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए नंदन जी। मैं बताता हूँ सर। आपको याद है महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हम पंजाब वापस आए ना, तो यूपी में 7 या 8 सीटों पर बाई इलेक्शन थे, 9 में से। तो हमको लगा कि यार हमको जाके वैसे जमीन पे देखना चाहिए कि भाई 2024 इतनी बुरी तरह हम हारे ही थे,
हैं। तो हमको ये था कि भाई उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सेटबैक था और ये बाई इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें लगा हमें जाना चाहिए, तो हम गए। और मैं सिर्फ एक सीट की बात करूंगा, कुंदरकी की। कुंदरकी के लिए सब ये मान चुके थे कि अरे कुंदरकी तो भाई मुस्लिम बहुल सीट है, तो सपा ही जीतेगी। हम गए वहां और हमने सर वहां कुंदरकी एकदम छोटा सा कस्बा, एकदम बहुत ही छोटा सा, हमने वहां मुसलमानों से ही बात की। और वीडियोज आज भी हमारे यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी पे कोई भी देख सकता है जाके, यूपी चुनाव बाई इलेक्शन प्लेलिस्ट सर्च करके। सर वहां का मुसलमान कहता कि ना जी ना, इस बार तो हम बीजेपी को वोट देंगे, हमारे यहाँ कोई आज तक विकास नहीं हुआ है, इस बार हम रामवीर सिंह नाम है उनका जो वहां से लड़ते हैं, उनको ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ही सज्जन पुरुष है, हमारे साथ हमेशा कुछ भी ऊंच नीच हो खड़े रहते हैं, कोई भी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई खुशी गमी हो, हमारे साथ खड़े रहते हैं। और कहते हैं जब पूरा प्रदेश हम देख रहे हैं कि बीजेपी के राज में इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो हम क्यों यहाँ बीजेपी का विधायक न बनाए। अच्छा, मैं लखनऊ आया उसके बाद, तो मेरे एक जानने वाले हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, बहुत बड़े पद पे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा जी ऐसे तो हम बीजेपी यूपी जीत रहे हैं कुंदरकी। कहते नहीं यार पहलवान कुंदरकी कहाँ जीतेंगे। तो मैंने कहा जी आप पता कर लो। तो उन्होंने तुरंत कुंदरकी डीएम को फोन लगाया कि हाँ जी डीएम साहब क्या हाल चाल है। बोले ठीक है। कुंदरकी कहते भाई साहब 50-60 हजार वोट से जीत जाएंगे। वो आदमी लखनऊ बैठता है, बीजेपी देखता है, और एक बहुत ही बड़े अखबार में ब्यूरो चीफ है, और इतने करीबी हैं कि योगी जी से दिन में 4 बार फोन पे बात करते हैं। ये हाल था हमारे देश के पत्रकारों का, जो कि बीजेपी को बाई इलेक्शन में सारी सीटें हरवा रहे थे, और बीजेपी ने कुंदरकी 1,44,000 वोट से हराया सपा को। अब आता हूं हम लोग बिहार क्यों गए। सर हमें एक्चुअली महाराष्ट्र, हम जब भाई क्योंकि पंजाब हम रहते हैं, हरियाणा हम रहे हैं, तो हमको हरियाणा पंजाब का तो पता होता है कि हरियाणा पंजाब में क्या चल रहा है। वहां हम ना भी घूमे तो हमें पता है कि हमारे इतने लोग बैठे हुए हैं कि हर गांव हर जिले में 10-20 लोग हैं जो हमें सारी रिपोर्ट्स देते रहते हैं कि उनके यहाँ क्या चल रहा है, और हमारे बगल में तो हम कभी भी हो आते हैं। महाराष्ट्र जब हम गए ना, तब हमको वहां जाके पता चला कि एक्चुअली ये महाराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है, ये मराठा सेंटिमेंट क्या है, ब्राह्मण सेंटिमेंट क्या है, उसमें पेशवा बाजीराव का परिवार, पेशवाओं का परिवार की क्या पॉलिटिक्स है, मराठा साम्राज्य की क्या पॉलिटिक्स है, शरद पवार की क्या पॉलिटिक्स है। सर ये बातें हमें वहां जाके पता चली। अच्छा, वहां जब हम गए, जब हमने माहौल देखा, तो हमने कहा कि यहाँ तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। मतलब हम ये मान रहे थे कि 180 सीट आ सकती है, कि 180 सीट 190 सीट। जब मैंने 180-90 कहा था एक वीडियो में, तो बाबा रामदास ने मुझे टोका था कि ओए 180-90 ज्यादा हो जाएंगी, हाँ 150-60 सीट आ सकती हैं। फिर थोड़े देर बाद उन्होंने बोला कि नहीं यार 180 आ सकती। तब मैंने कहा था कि ना जी 180 से ऊपर आएंगी, ये 180-190 सीटें आएंगी, और रिजल्ट आपके सामने है। बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। क्यों? क्योंकि सर वहां बीजेपी का कार्यकर्ता जमीन पर जिस हिसाब से काम कर रहा था ना सर, पुणे एकदम हाईटेक शहर हो गया है। पुणे और ये पिंपरी चिंचवड़ और उसके आसपास का इलाका फ्लैट्स का एरिया है। सर एक भी हाउसिंग सोसाइटी में एक भी फ्लैट छोड़ा नहीं था जहां बीजेपी या संघ के कार्यकर्ता पहुंचे ना। एक डोर टू डोर कन्विंसिंग, जिसे कहते हैं सर डोर टू डोर, एक घर नहीं छूटा। एक मोहल्ला तो बहुत दूर की बात है सर, एक फ्लैट नहीं छूटा सोसाइटी का। कोई सोसाइटी नहीं छूटी जहां पे एक बड़ी मीटिंग न हो, एक बड़ी गैदरिंग न हुई हो। छोटे कार्यकर्ता तो हर घर में जाके, हर फ्लैट में जाके कर रहे थे सर। कैंडिडेट्स और बीजेपी के बड़े लोकल बड़े लीडर्स हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में जाके बड़ी सभाएं कर रहे थे, और 2-2, 3-3, 4-4 सभाएं हुई हैं। तो हमें लगा कि जब जमीन पर जिस हिसाब से बीजेपी कार्य कर रही है और अपने लोगों को बातें समझा रही है कि भैया पिछले 10 साल की सरकार में ये हुआ है और उससे पिछले 10 साल की सरकार में ये काम हुए हैं, तो मुझे लगा था कि नहीं बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। अब हम जब बिहार गए ना, तो देखिए अब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही थी, वोट चोरी सर, भाड़े की भीड़। और जो लोकल लोग थे वो आरजेडी का वोटर, वो भी जुटाया हुआ वोटर, लेकिन वो सब आरजेडी का था। एक्चुअली राहुल गांधी को अगर सच बताऊं तो राहुल गांधी के पास कुछ है ही नहीं जमीन पे। अगर तेजस्वी आज राहुल गांधी के पिछवाड़े पे लात मारते और बोले कि ठीक है मैं हारूं चाहे जीतूं, तुझे नहीं एक भी सीट दूंगा, तो राहुल गांधी मुझे नहीं लगता कि 5 सीट भी जीत पाएंगे। 5 सीट अकेले राहुल गांधी नहीं जीत सकते, ये हाल है। और मैं आपको आज बता देता हूं, मुस्लिम बहुल बेल्ट्स में ओवैसी बहुत खराब करेगा। प्रशांत किशोर वोट काटेंगे। तो
सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आदित्य जी वहां पे बिहार में, कि बिहार में कोई पत्रकार जमीन पे तो जाता नहीं है। ये नोएडा के न्यूज रूम में अपने स्टूडियोज में बैठे हुए हैं और वहां से हवा हवाई है क्या ना, जो लोकल वो फ्रीलांसर टाइप नहीं होते हैं रिपोर्टर्स, उनको 2000 दिया, उनको स्ट्रिंगर्स को 2000 रुपए दिए, उन्होंने बता दिया कि हाँ अरे सर एकदम एकदम हवा ही हवा है। सर कोई हवा नहीं है, इनकी हवा उड़ी हुई है। और राहुल गांधी के अगर पिछवाड़े पे गलती से तेजस्वी ने लात मार दी ना गुस्सा होके, तो उसने 4 दिन पहले कहीं बोल भी था कि 243 सीट पूरी अकेले लड़ूंगा। तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि हाल ये है ना कि राहुल गांधी 5 सीट नहीं जीतेंगे अकेले अपने दम पे, कांग्रेस और तेजस्वी और राहुल मिलके 40-50 सीट जीत जाए ना सर, तो भी संशय ही है, मुझे इस पे भी संशय है। और जमीन पे सच बताऊं, हवा है अगर किसी की तो वो नीतीश कुमार की हवा है। बीजेपी अगर बिहार में कोई है तो भैया नीतीश ही है। अभी वहां मोदी जी का कद बहुत छोटा है नीतीश कुमार से। तो हम उस यात्रा से हमें एक बात समझ आई कि नहीं, अभी बिहार में नीतीश कुमार की बहुत हवा है और बगैर नीतीश वहां कोई सरकार बन नहीं सकती बीजेपी की। जी नहीं, यही सबसे ताज्जुब करने वाली बात, क्योंकि मैं भी वो वीडियोस लगातार फॉलो कर रहा था, बड़े ही मजेदार वीडियोस थे। तो जब बाबा जी ने ये बात कही कि यहाँ पे जो कद है, जो आपने रिपीट किया अभी, कि नीतीश जी का ज्यादा है मोदी जी से भी, और उनकी लहर है, क्योंकि अगर ओवरऑल सोशल मीडिया पे देखें तो कई भाजपाई हैंडल भी ऐसे हैं जो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई नीतीश कहीं ना कहीं एक बर्डन बन चुके हैं भाजपा पे, लेकिन ठीक है लेके चलना पड़ेगा और जो भी है, या उनको चेहरे की तरह केवल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो सीएम नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर भी इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं कि इनकी तबीयत डाउन है और इनको तो हटना ही है और इनको सीएम नहीं बनाया जाएगा, कोई मुझे कैंसिल करके दिखाए। इस तरीके से प्रशांत किशोर भी लगातार बोले जा रहे हैं। उसके बीच में आप लोगों ने ये ब्रेक थ्रू इन्फॉर्मेशन जो दिया ग्राउंड से कि नीतीश जी की आज भी अपना एक कोर वोट बैंक है, आज भी एक अपना लहर है, और आज भी लोग चाहते हैं कि उनको दोबारा सीएम बनते हुए देखें। तो ये सबसे बड़ी बात थी, और इसी को आपने दोबारा पुष्टि की। तो मुझे लगता है जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आम जो बाहर लोग, हम लोग बैठे हैं, यही लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार तो बर्डन है और उनको अगर लेट गो कर दे भाजपा तो इजी रहेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा बताया जा रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार ही हैं जो कि भाजपा को जीत के उस पार लेके जाएंगे। बताइए नन्हे जी। सर उसका एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। अच्छा, आप बीजेपी के ना 5 बड़े लीडर गिनाइए जरा मुझे बिहार में, आप बताइए जरा 5। राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर सिंह, एक वो गिरिराज सिंह, और एक वो जो और क्या नाम है उनका, वो जो एक है, और जो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम बनते हैं, चौधरी कोई है ना, सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी, और ये सब। इसमें सम्राट चौधरी अभी लोकल विधानसभा में और बिहार में रह के काम कर रहे हैं, बाकी तीनों तो निकल लिए दिल्ली के लिए। राजीव प्रताप रूडी बहुत बड़ा नाम है ना, क्यों नहीं बिहार की पॉलिटिक्स करते? उनको केंद्रीय पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है? कौन सा पद मिल जाएगा उनको? मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि योगी जी पीएम इन वेटिंग है ही है, सबको पता है कि जब तक अब मोदी जी के बाद योगी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे अगर भाजपा की सरकारें बनती है तो, है। उसके अलावा कौन सा पद है भैया आपको मिल जाएगा जो ऐसा, जिस पद के लिए आप इतने पागल हुए पड़े, ललायत हुए पड़े हैं? अरे कोई केंद्रीय मंत्री बन जाओगे, कैबिनेट मंत्री बन जाओगे। बिहार जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट और इतने बड़े स्टेट भाई, जहां 12-14 करोड़ जनता बसती हो, 40 लोकसभा का स्टेट है भैया, उस स्टेट का मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा ओहदा है। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, कि बिहार का कोई भी बड़ा लीडर वहां काम जमीनी स्तर पे काम करने को तैयार नहीं है, और चुपचाप मतलब बिहार बीजेपी को अनाथ छोड़ के सब दिल्ली की तरफ भाग लेते हैं। ये काम वैसे बाबू राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के साथ भी किया था। 2002 का चुनाव हारे और दिल्ली को निकल लिए, उसके बाद लगे केंद्र की पॉलिटिक्स करने, और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। उसका नतीजा ये हुआ कि 15 साल तक वहां सपा और बसपा की सरकारें बनती रही। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बड़ा लीडर था ही नहीं, जो भी लीडर थे वो सब दिल्ली बेस्ड लीडर हो गए थे। तो यही हाल बिहार बीजेपी का, कि वहां आज तक बीजेपी कोई एक लीडर ही नहीं खड़ा कर पाई जो नीतीश कुमार को बाईपास करे या नीतीश कुमार के ऊपर उनकी छाती पे चढ़ के बैठ जाए और जबरदस्ती प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो सर नीतीश कुमार को तो आपको ढोना पड़ेगा। अब आप चाहे खुशी मन से ढोइए चाहे रोते मन से ढोइए, ढोना तो आपको नीतीश कुमार को है। और बिहार में नीतीश कुमार का कद सच में बहुत बड़ा है, वहां भैया नीतीश ही नीतीश है। जैसे समोसे में आलू होता है ना सर, वैसे बिहार में सिर्फ अब नीतीश है, आलू आलू नहीं है जी। नहीं ठीक है, आपने जैसे मेंशन किया यूपी का, तो वो तो कल्याण सिंह वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, फिर वो वैक्यूम फिलअप नहीं हुआ, भाजपा को बहुत नुकसान हुआ उससे।
फिर आपने देखा जैसे नीतीश जी के कंपैरिजन में जो आपने बोला कि भाजपा के लीडर रुकते नहीं है, इसमें कहा यह जाता है कि कोई भी, ये तो आज से नहीं, अगर आप इतिहास से उठा के देखें, कोई भी बड़ा जो राजा रहता है अपने इर्द गिर्द किसी और को पनपने देता ही नहीं है। तो नीतीश कुमार को पता था कि बिहार जो है यहाँ का किंग मेकर सब मैं हूं, मैं ही अपने हिसाब से करूंगा मैनेज। तो उन्होंने कभी भाजपा को अपना जो नेतृत्व है उसको खड़ा करने ही नहीं दिया, ये बताया जाता है। इसीलिए अब कहा जाता है कि मौका मिल रहा है कि रिटर्न गिफ्ट दिया जाए और नीतीश जी की जो पार्टी है उसका विलय हो जाएगा या उसको एकदम ही खत्म हो जाएगा, खा जाएगी भाजपा, तमाम चीजें कही जा रही हैं। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा, दूसरे ओपिनियन से मैं देखना चाहूंगा कि भाजपा ही अपने जो भी उनके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनको दिल्ली बुला ले कि रहने दो, नीतीश जी के पैरेलली खड़े होने का चेष्टा मत करो कि नुकसान ना हो जाए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, और उसका बैकग्राउंड यही से आता है कि भाजपा को भी पता है कि नीतीश जी की पकड़ है आज भी लोकली, जो आप लोगों ने अपने वीडियो से उजागर किया, वरना अपना लीडरशिप भाजपा खड़ा ना करना चाहे। बिहार जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट में 13-14 करोड़ की आबादी है वहां पे, तो ये पॉसिबल नहीं लगता। तो नीतीश जी जब तक चाहेंगे चाबी उन्हीं के हाथ में है, और देखते हैं आगे क्या होता है। और प्रशांत किशोर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें रणेश जी, क्या लगता है? सर देखिए, मैं एक बात बताऊं, प्रशांत किशोर की थोड़ी सी जो हाइप है ना वो युवाओं में है, और वो भी कौन सा युवा, जो कि एकदम ही निपट अनपढ़ युवा है, जिसको ये उम्मीद है प्रशांत किशोर आएगा 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ नौकरियां लाएगा ग्रुप डी की, वो भी सिर्फ ग्रुप डी की, चपरासी की नौकरी लाएगा, उससे ऊपर नौकरी भी नहीं लाएगा। ग्रुप डी की नौकरी लाएगा, 10 लाख रिश्वत देके मैं भर्ती हो जाऊंगा, बस। प्रशांत किशोर ने यही उनको लोक लुभावन वादे, जैसे अभी तेजस्वी कह रहे थे मैं इंडस्ट्री लाऊंगा, पिछले 15 साल में 20 साल में नीतीश कुमार इंडस्ट्री नहीं लाए। अरे भैया, तुम्हारे बाप ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था कि वहां जो बची खुची इंडस्ट्री थी वो भगली वहां से, तुम कहते हो इंडस्ट्री लाऊंगा मैं। तो वही हाल है, अब बड़े बड़े वादे हैं प्रशांत किशोर के, लेकिन प्रशांत किशोर कर कुछ नहीं रहे हैं। हाँ, हर सीट पे 1000 2000 4 5000, किसी सीट पे 10,000 वोट ले जाएंगे, और आरजेडी और बीजेपी दोनों का वोट काटेंगे। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं काट रहे, प्रशांत किशोर वोट कटुआ है और कुछ नहीं जी। हाँ नहीं, ये तो है कि इंटरेस्टिंग बहुत रहेगा प्रशांत किशोर की जनसुराज को देखना, और उस एक नई पार्टी के उदय ने बिहार के इलेक्शन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि 1000 2000 4000 वोट जो भी काटने की क्षमता रखता है विधानसभा के चुनावों में, तो वो एक अच्छे खासा कंसिडरेबल मार्जिन हो जाता है। और इनका कहना कि, जी बताइए नंदन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, जहां तक मुझे लगता है कि जनसुराज इज सब्सिडरी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। हाँ, इसमें तो खैर अलग अलग उसका कारण बताऊं सर, हम लोग बिहार में घूम रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि हर जिले में सर जनसुराज की वो पीले पोस्टर वाली गाड़ियां, पूरी गाड़ी पे पीले रंग का जनसुराज की रैपिंग करके ना पूरे एरिया में उसकी गाड़ियां घूम रही थी। तो मैंने एक ड्राइवर से, हम एक जगह डीजल भरा रहे थे अपनी गाड़ी में, तो वहां एक और गाड़ी पीछे खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर थी। तो मैंने पूछा क्या है, तो कहता 1 महीने के लिए हमारे मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पूरे 1 महीने के लिए। तो मैंने कहा कितने में, कहता 75,000 में। और मैं कहा रोज कितना चलना है, तो कहता 200 किलोमीटर। तो मैंने हिसाब लगाया कि 1000 रुपए का इसका रोज डीजल लग रहा है, और मैंने कहा 75,000 से मालिक से बात हुई है, तो मैंने कहा 30,000 प्लस 45,000 रुपए महीना इसको बच रहा है। तो मैंने कहा वो इसका मतलब सीधा सीधा मार्जिन है कि जनसुराज ऐसे भाड़े की गाड़ियां लेके। अब सर कोई पूछे ना कि अगर एक जिले में मान लीजिए सर सिर्फ 10 गाड़ियां भी घूम रही हैं, तो ये 8-10 लाख रुपए महीने का हर जिले का बजट दे कौन रहा है? जनसुराज के पास इतना पैसा आया कहां से है कि जनसुराज 10 20 50 गाड़ियां अगर पूरे जिले में उसकी दौड़ रही हैं रोज, तो सर आखिर वो लाख रुपए महीना पर गाड़ी का बजट कहां से आ रहा है? तो कहीं ना कहीं से सर फंडेड बाय बीजेपी, और वो ठीक है, वो सब्सिडरी ऑफ बीजेपी है, मुझे जहां तक लगता है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद तो काफी उनका एक ऑरा और चार्म तो है ही, बोलते भी अच्छा है और तमाम चीजें। फंडिंग का मामला जो है फंसते हैं, उसमें फंसते वो देखते हैं कि जिनकी मैंने मदद की वो आज मेरी मदद। राजनीति में कोई इस तरीके से किसी के लिए एहसान नहीं करता, सबको पता है वाली बात। बट फिर भी जो जनता है उनके मन में तीसरे एक विकल्प के तौर पे तो देखे ही जाते हैं, जो भी बिहारी हैं तमाम। सर बीजेपी का एक नियम रहा है ना कि पक्ष में भी मैं रहूंगा, विपक्ष में भी मेरे ही लोग रहेंगे। पक्ष में भी मैं रहूंगा, विपक्ष में मेरे लोग रहेंगे। अब संजय यादव के लिए तो कहा जाता है कि वही है, मतलब तेजस्वी को बर्बाद कर रहा है, और वो खुद ही वो काम कर रहा है जो रावण के साथ उसके भाई ने किया था। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि संजय यादव बीजेपी का आदमी है। तो सर देखिए, बीजेपी को ये पता है कि कल को तेजस्वी खत्म होगा ना, अगर कल को राजद खत्म होती है तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई चाहिए ना। तो ठीक है, जनसुराज वहां फिल करेगी उस वैक्यूम को।
जी 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 बिल्कुल। और बाकी तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं कि मैं अगर हमारी पार्टी या तो सीधा एकदम मतलब अर्श वरना फर्श कि अगर हमारे 8 10 12 एमएलए बनते हैं मान लेते हैं, तो उनका कहना है कि हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे और हमें सत्ता चाहिए तो पूर्ण बहुमत से, वरना किसी के साथ कोलिजन में नहीं जाएंगे। तो बातें तो गजब गजब की हैं और वही कैसे एक्चुअली ग्राउंड पे आती हैं, क्या रियलिटी होती है, वो सब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और चुनाव पे लगातार हम लोग नजर बना के रखेंगे। नन्हे जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से जाते जाते निवेदन है कि बाबा की खरी खोटी चैनल जो है, नन्हे जी का अपना चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और स्लो जिंदगी बाबा जी का दूसरा चैनल है, नन्हे जी भी उस पर फीचर होते रहते हैं, वो भी चैनल है, उसको भी विजिट करें। मेरा अपना चैनल जो है जय हिंद आदित्य, उसको तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग के प्यार का काफी इंतजार है। और इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। नमस्ते, जय हिंद।